चलिए बाबा, आज की रिवीजन चालू करते हैं। आज हम करेंगे अपना रिवीजन ऑन सप्लाई चैप्टर में गुड्स एंड सर्विसेज का। सर, गुड्स एंड सर्विसेज का रिवीजन करा दीजिए। यस बाबा, गुड्स का डेफिनेशन अगर आप मुझे बोलोगे, जस्ट ए मिनट एवरीवन। सर, पहला पहला चीज जीएसटी चार्ज करने के लिए क्या होता है? पहला पहला चीज होता है कि आप जो कर रहे हो क्या वो गुड्स है या सर्विसेज है या नहीं है। तभी तो जब आप गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई करोगे जीएसटी लगेगा। तो पहले हमें देखना होता है गुड्स और सर्विसेज। गुड्स का डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 52 एंड सर्विसेज का डेफिनेशन 2 क्लॉज 102 में दिया हुआ है। गुड्स का डेफिनेशन बोलता है गुड्स मींस, गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। जो भी मूवेबल है वो गुड्स है। सर, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? लैंड, एनी बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू द अर्थ या एनीथिंग अटैच टू व्हाट इज अटैच टू द अर्थ। किसी चीज को आपने परमानेंटली, जो चीज अटैच टू द अर्थ था उसके साथ फिक्स कर दिया, तो सर एनीथिंग परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ, तो सर उसको हम इमूवेबल बोलते हैं। और सर इमूवेबल है तो गुड्स नहीं है, बिकॉज गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने पढ़ा गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, मतलब क्या क्या एक्सक्लूड किया जाएगा? अदर देन मनी। सर, मनी क्या होता है? मनी मतलब इंडियन लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसी, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह, पे ऑर्डर, ट्रेवलर चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट अगर आरबीआई ने रिकॉग्नाइज कर लिया विच कैन बी यूज्ड एज ए कंसिडरेशन टू सेटल एन ऑब्लिगेशन, तो बेटा वो मनी होगा। और मनी है तो गुड्स नहीं है। लेकिन अगर मनी हेल्ड फॉर न्यूमिस्मेटिक वैल्यू है, मतलब पुराने जमाने के कॉइन्स वगैरह हैं जो अब सर्कुलेशन में नहीं है, तो बेटा वो क्या होगा? वो मनी नहीं है। अगर मनी नहीं है तो वो गुड्स में आ जाएंगे। उसके बाद मैंने यहां लिखा है अगर कोई कमर्शियल पेपर है या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हाईली रेटेड फर्म्स, बैंक्स वगैरह इशू करते हैं, एंड कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी गुड्स है। गुड्स है, गुड्स नहीं है, सॉरी, कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी मनी है, और मनी है तो गुड्स में नहीं आएंगे। सर, कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो बैंक्स और हाईली रेटेड फर्म इशू करते हैं वो मनी में इंक्लूडेड है, एंड मनी है तो गुड्स नहीं है। ठीक है सर। उसके बाद हमने पढ़ा सिक्योरिटीज। सर, सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एनी राइटिंग सिक्योरिटीज, डिराइवेटिव्स, ये सारे सिक्योरिटीज हैं, एंड सिक्योरिटीज भी एक्सक्लूडेड है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। ठीक है। उसके बाद बोला है बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, एनी क्लेम जिसके लिए आप एक्शन ले सकते हो इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो सर, इट इज बेसिकली योर राइट टू रिसीव। अगर मुझे राइट टू रिसीव है अरियर्स ऑफ रेंट, सर अगर मुझे समझ लीजिए इंश्योरेंस क्लेम मिलना है, ठीक है सर। उसके बाद अगर मुझे जो ये लॉटरी होता है, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सारे एक्शनेबल क्लेम होते हैं, और एक्शनेबल क्लेम को गुड्स की डेफिनेशन में डाला गया है। लेकिन बेटा आपको पता है ना, एक्शनेबल क्लेम्स आर गुड्स, लेकिन नॉट सप्लाई ऑफ ऑल एक्शनेबल क्लेम्स आर सप्लाई, नॉट ऑल एक्शनेबल क्लेम्स आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई में हम सिर्फ एक्शनेबल क्लेम किनको रखते हैं? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, क्योंकि शेड्यूल 3 में ऑल एक्शनेबल क्लेम्स आर आउट ऑफ जीएसटी अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। गुड्स है लेकिन सप्लाई में नहीं आते। सप्लाई में सिर्फ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग का अगर सप्लाई हो रहा है तो वो सप्लाई में आता है। अदर देन दैट सारे एक्शनेबल क्लेम आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सर सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम गुड्स में आएंगे, इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग्स अटैच टू द लैंड, जिसको आपने अग्री किया है कि सर मैं काट के सप्लाई कर दूंगा, which are agreed to be severed before supply। before supply आपने काट के सप्लाई करने के लिए काट लिया, या फिर which are to be supplied basically which are agreed to be severed under a contract of supply, तो भी उसे हम गुड्स की डेफिनेशन में डालेंगे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सर
जो ये सर्कुलर है, सर्कुलर क्या बोलता है? प्रायोरिटी लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, PSLC, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट सिक्योरिटीज नहीं होते। जब भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट ई कुबेर के पोर्टल पे बेचे जाते हैं आरबीआई के, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट हमेशा गुड्स हैं। सर उसको नेचर क्या मानेंगे? इंट्रा मानेंगे या इंटर मानेंगे? सर वो हमेशा इंटरस्टेट सप्लाई होगा और उस पे IGST आएगा। ठीक है सर। उसके बाद हमने पढ़ा सर्विसेज के बारे में। तो गुड्स कब क्या पढ़ लिया? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटीज आउट है, बट इंक्लूड्स सर एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग्स अटैच टू द लैंड, जिसको आपने एग्री किया है कि काट के सप्लाई कर दूंगा, तो सर उसे हम गुड्स की डेफिनेशन में डाल देते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट गुड्स है। उसके बाद हमने पढ़ा सर्विसेज। सर्विसेज मींस एनीथिंग, सर एनीथिंग अदर देन गुड्स, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी को सर्विस के डेफिनेशन में लेके आ गए। एनीथिंग अदर देन गुड्स मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस है। ठीक है। एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। सर मनी एंड सिक्योरिटीज तो सर्विस से भी बाहर कर दिया, मतलब मनी एंड सिक्योरिटीज गुड्स भी नहीं है, मनी एंड सिक्योरिटीज सर्विस भी नहीं है। एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, बट फिर इन्होंने इंक्लूड किया एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी। अगर आप किसी को पैसा यूज करने देते हो, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम one form to another, one currency to another, one denomination to another, जिसके लिए आपने कोई सेपरेट कंसिडरेशन लिया है तो आपने सर्विस दिया है। मनी गुड्स और सर्विस नहीं है, लेकिन मनी के बिहाइंड वाली एक्टिविटी ऑफ कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वन करेंसी टू अनदर, वन डेनोमिनेशन टू अनदर, अगर आपने एक सेपरेट कंसिडरेशन लिया है तो आपने सर्विस दिया है। उसके बाद हमने यहां पे पढ़ा कि सर सर्विसेज इंक्लूड करते हैं फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। देखिए बाबा, यूं तो सिक्योरिटीज गुड्स और सर्विस नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति फैसिलिटेट और अरेंज कर रहा है ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, तो सर जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, शेर खान वगैरह, ये क्या करते हैं? ये डीमैट चार्जेस लेते हैं, ब्रोकरेज कमीशन लेते हैं, पोर्टफोलियो मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं। सिक्योरिटीज गुड्स एंड सर्विस नहीं है, लेकिन उसके पीछे वाली एक्टिविटीज जो है वो सर्विस है। उसके बाद हमने पढ़ा डिराइवेटिव्स के बारे में। हमेशा याद रखिएगा, डिराइवेटिव्स आर सिक्योरिटीज, और सर सिक्योरिटीज आर नाइदर गुड्स नॉर सर्विस। लेकिन सर डिराइवेटिव्स ऑलवेज डिराइव्स देयर वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। अब ये अंडरलाइंग एसेट अगर एक्चुअली ट्रांसफर हो गया, तो अगर एक्चुअल कमोडिटी ट्रांसफर हुआ है तो सर देन सच कॉन्ट्रैक्ट इज ए नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, और उस गुड्स के ऊपर अगर जीएसटी है तो बेटा जीएसटी लगेगा। उसके बाद मैंने लिखा इंटरेस्ट रेट स्वैप हो गया, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप हो गया, ये सारे तो डिराइवेटिव्स होते हैं, और डिराइवेटिव्स पे कभी कोई जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि डिराइवेटिव्स आर सिक्योरिटीज, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स, नाइदर गुड्स नॉर सर्विस हो जाएंगे। बेटा डिराइवेटिव्स क्या है? डिराइवेटिव्स आर सिक्योरिटीज, हेंस दे आर नाइदर गुड्स नॉर सर्विस। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद हमने यहां लिखा है डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1 डिबेंचर। सर डिबेंचर्स तो सिक्योरिटीज होते हैं, डिबेंचर्स आर नाइदर गुड्स नॉर सर्विस। ठीक है सर। उसके बाद सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड। सर लैंड एक सर्विस है, लेकिन लैंड का सेल करना, सेल ऑफ लैंड सप्लाई के चैप्टर में नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। कैश डिपॉजिट। सर पैसा डाला बैंक में, कैश तो सर कैश तो कैश होता है, कैश तो मनी होता है, और ट्रांजैक्शन इन मनी पे कोई जीएसटी नहीं आता। अगर आपको बैंक ने समझ लीजिए 1 करोड़ रुपया लोन दिया, आप 1 करोड़ रिटर्न करते हो, तो बेटा वो तो मनी है, मनी पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन सर मनी के पीछे वाली एक्टिविटी जिसके लिए बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रहा है, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, सर वो तो एक सर्विस होता है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अगर आपको बैंक ने पैसे दिए हैं और आपसे रिटर्न में इंटरेस्ट लिया जा रहा है, सर पैसा देना, पैसे पे जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन पैसे के पीछे वाली एक्टिविटी ऑफ गिविंग यू मनी टू यूज, जिसके बदले बैंक इंटरेस्ट ले रहा है, सर वो तो एक सर्विस है। एक एग्जम्पशन चैप्टर में एक पॉइंट पढ़ेंगे कि ये जो इंटरेस्ट होता है ना, ये एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी होता है। ऑल्दो इंटरेस्ट इज फॉर ए सर्विस, लेकिन इंटरेस्ट को एग्जम्प्ट किया है एग्जम्पशन के चैप्टर में। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर है। यहां हम अपना डिस्कशन ऑन गुड्स एंड सर्विस क्लोज करेंगे। तो सर गुड्स एंड सर्विस से बेसिकली इन्होंने मनी एंड सिक्योरिटीज को बाहर कर दिया है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। इस चार्ट में ध्यान रखने लायक पॉइंट क्या है? मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये एक नीचे वाला सर्कुलर है कि सर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट गुड्स होता है, और गुड्स होता है तो उस पे जीएसटी आता है। इंटरस्टेट सप्लाई मानते हुए हमेशा आईजीएसटी आएगा। क्लोज करूंगा अपना डिस्कशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए बाबा, अब हम करेंगे अपने चैप्टर ऑफ सप्लाई का रिवीजन। आ जाइए बाबा, सप्लाई का रिवीजन कर लेते हैं। सर एक लिंकिंग दीजिए। यस बाबा, लिंकिंग ले लीजिए। हमने सीखना स्टार्ट किया था जीएसटी गुड्स एंड सर्विस से। अगर गुड्स एंड सर्विस सप्लाई हो गया तो सप्लाई होने पे सर जीएसटी लेवी हो जाता है। तो सर सप्लाई का चैप्टर आता है जहां हम सेक्शन नंबर 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट पढ़ते हैं एंड सेक्शन नंबर 8 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट पढ़ते हैं। चलिए सप्लाई का चैप्टर का डिस्कशन चालू करते हैं। सप्लाई वो इवेंट है जिसके कारण जीएसटी लेवी हो जाता है। इट इज द टैक्सेबल इवेंट। जब हम सप्लाई का चैप्टर पढ़ते हैं तो हम सेक्शन नंबर 7(1)(a), ए बी और सी पढ़ते हैं। सर अगर कोई एक्टिविटी सप्लाई है तो सेक्शन नंबर 7(1)(a) में देखते हैं कि क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। उसके बाद अगर कोई एक्टिविटी सप्लाई है फिर भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो सेक्शन नंबर 7(2) के पावर को यूज करके उसे नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस बोल सकती है। तो चलिए करते हैं सेक्शन नंबर 7 से स्टार्ट। सेक्शन नंबर 7 बोलता है स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में। सेक्शन नंबर 7(1) जब आप पढ़ोगे तो वो बोलता है कि सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड करना है। तो सर सेक्शन नंबर 7(1)(a) जब आप पढ़ोगे, सेक्शन नंबर 7(1) में सेक्शन नंबर 7(1)(a) जब आप पढ़ोगे तो वो बोलता है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज, और बोथ सारे फॉर्म्स इंक्लूडेड हैं। सर फॉर्म मतलब उन्होंने बोला सच एज, चाहे आप उसे सेल बोलो, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस या डिस्पोजल बोलो, कोई भी नाम बोल लो आप उसे। ये तो सिर्फ फॉर एन एग्जाम्पल बोला है। कोई भी एक्टिविटी अगर आप मेड और अग्रीड टू बी मेड आपने कर ली है या अग्री की है कि करूंगा सर फॉर ए कंसिडरेशन किया है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया है, तो अगर आपने एक एक्टिविटी फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया है तो वो बोल रहे हैं उस एक्टिविटी को सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। तो सर इट शुड बी ए फॉर्म। फॉर्म मतलब एक एक्टिविटी होना चाहिए और ट्रांजैक्शन होना चाहिए जिसको आपने फॉर ए कंसिडरेशन किया हो या कंसिडरेशन किया हो, प्लस इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आपके बिजनेस के दौरान किया हो, या सर फॉर द फर्दरेंस, फर्दरेंस मतलब एक्सपांशन प्रमोशन के लिए किया हो, तो वो एक्टिविटी सप्लाई में आएगी। अब इधर एक सर छोटा सा सर्कुलर है, सर्कुलर ऑन आर्टवर्क सेंट फॉर एग्जीबिशन। चलिए सर ये सर्कुलर पढ़ा दीजिए। नेक्स्ट पेज में सर्कुलर है। सर्कुलर में क्या बोला गया है? अगर आप आर्टवर्क भेजते हो टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन, मैंने समझ लीजिए कोई पेंटिंग बनाई और पेंटिंग को एक एग्जीबिशन में भेजा, तो जब एग्जीबिशन में भेजता हूं तो सर वो तो सिर्फ अप्रूवल के लिए जा रहा है, अभी तो सर कोई कंसिडरेशन फिक्स नहीं हुआ है। तो एट द टाइम ऑफ सेंडिंग जब कोई कंसिडरेशन फिक्स ही नहीं हुआ है तो सर इट्स एन एक्टिविटी, बट सर इट इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। बट सर जब कंसिडरेशन मिसिंग हो गया तो वो सर सप्लाई नहीं होगा। ठीक है सर। उसके बाद वेयर बायर सिलेक्ट्स, व्हेन द बायर सिलेक्ट्स, अब आपकी एग्जीबिशन में पेंटिंग लगी हुई है, एक बायर आके बोला आई लाइक इट, मुझे पसंद आ गई है, तो सर जब वो सेल हो गया फॉर ए कंसिडरेशन हो गया तब वो सप्लाई में आ जाएगा। याद रखिएगा कोई चीज को अगर सप्लाई में लाना है तो उसके लिए एक एक्टिविटी होना जरूरी है। इट शुड बी ए फॉर्म फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। उसके बाद सेक्शन नंबर 7(1)(a) आता है। सेक्शन नंबर 7(1)(a) बोलता है अगर कोई पर्सन अदर देन इंडिविजुअल है, चाहे पार्टनरशिप फर्म बोल लो, एलएलपी बोल लो, कंपनी बोल लो, कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल अगर मेंबर्स के साथ कोई एक्टिविटी करता है या ट्रांजैक्शन करता है, या मेंबर्स उनके साथ कोई एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन करते हैं, पर्सन को और मेंबर्स को हमेशा सेपरेट पर्सन माना जाएगा। और सर even if it is for a cash or deferred payment or any valuable consideration अगर है तो मेंबर्स और पर्सन के बीच में एक्टिविटी हुई है वो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा। अगर वो गुड्स का एक्टिविटी है तो सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर वो सर्विस की एक्टिविटी है तो सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगी। याद रखिएगा ये बेसिकली जब वो कैलकाटा क्लब लिमिटेड का केस आया था उसके बाद गवर्नमेंट ने इंसर्ट किया था कि सर पर्सन और मेंबर एक क्लब में हमेशा अलग होंगे और उनके बीच में अगर एक्टिविटी हुई है वो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगी। ऐसा गवर्नमेंट ने, ऐसा बेसिकली एक्ट में बोल दिया गया है। उसके बाद सेक्शन नंबर 7(1)(b) आता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। सर ये इंपोर्टेशन क्या होता है? सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, रिसिपिएंट इंडिया में है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है, तो उसे हम इंपोर्टेशन बोलते हैं। अगर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस
फॉर ए कंसीडरेशन किया गया है, फॉर ए कंसीडरेशन किया गया है, चाहे वो बिजनेस के दौरान हो चाहे नॉन बिजनेस के दौरान हो, सर वो सप्लाई होगा, टैक्सेबल होगा, जो रेसिपिएंट इंडिया में होगा, अगर वो बिजनेस एंटिटी है तो वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेते हुए जीएसटी आरसीएम में पे करेगा। लेकिन सर अगर वो नॉन बिजनेस पर्पस है, टैक्सेबल था लेकिन फिर गवर्नमेंट ने बोला ये जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए लोग लेते हैं ये रजिस्ट्रेशन लेके जीएसटी तो देंगे नहीं, तो गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। लेकिन फिर इधर गवर्नमेंट ने बोला अगर ओआईडीआर सर्विसेज आ रहा है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, अगर वो दी जा रही है एनटीओआर को, एनटीओआर कोड होता है कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी लोकल अथॉरिटी, कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन जो एक ओआईडीआर सर्विस इंडिया के बाहर से ले रहा है फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, तो सर उसे हम एनटीओआर बोलते हैं। तो ओआईडीआर जो इंडिया के बाहर से, समझ लीजिए नेटफ्लिक्स अगर आपको सर्विस देता है, आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उस केस में बेटा एग्जम्पशन नहीं अप्लाई करेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। और अगर आप रजिस्ट्रेशन का चैप्टर पढ़ोगे तो इन ओआईडीआर को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है इंडिया में, और सर आपसे जीएसटी कलेक्ट करते हुए गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 71C। सेक्शन नंबर 71C बोलता है एक्टिविटीज विच आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, अगर आपने की या करने वाले हो, मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट ए कंसिडरेशन भी इन एक्टिविटीज को सप्लाई बोला जाएगा। नंबर 1 है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। अगर आपने कोई बिजनेस एसेट खरीदा, चाहे वो करंट एसेट हो चाहे कैपिटल एसेट हो, हमेशा याद रखिएगा वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। तो अगर आपने कोई एसेट खरीदा और उसको परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया विदाउट कंसीडरेशन, समझ लीजिए मैंने एक थर्मोमीटर खरीदा, थर्मोमीटर्स में मैंने आईटीसी लिया और थर्मोमीटर्स को विदाउट कंसीडरेशन मैंने अगर किसी को दे दिया, तो सर वो होगा परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट जिसपे आपने आईटीसी लिया है, और इस एक्टिविटी को सप्लाई बोला जाएगा और आपको एक आईटीसी भी अलाउड रहेगा। तो सप्लाई बोला जाएगा तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब समझ लीजिए मैंने कपड़ा खरीदा, कपड़े से मैंने शर्ट बनाया और सप्लाई किया, तो वो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट तो है, लेकिन उस कपड़े शर्ट पे आपने आईटीसी नहीं लिया था, आपने कपड़े पे आईटीसी लिया था, तो इस एक्टिविटी को हम सप्लाई नहीं बोलेंगे। अगर ये सप्लाई नहीं होगा तो उतना आईटीसी भी आपको अलाउड नहीं रहेगा। याद रखिएगा जिस एसेट को खरीदा उसी एसेट को परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल विदाउट कंसीडरेशन कर दोगे तो सर उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। उसके बाद मैंने एक नोटिफिकेशन यहां डाला कि सर समझ लीजिए अगर कोई मोटर व्हीकल है, मार्जिनल स्कीम इज अवेलेबल ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल हेल्ड एज कैपिटल एसेट। अगर आपने कोई मोटर व्हीकल बिजनेस में खरीदा है, पता है मोटर व्हीकल पे आईटीसी तो मिलता नहीं है, क्रेडिट तो ब्लॉक होता है। अब सर अगर उस मोटर व्हीकल को मैंने बेच दिया, पैसे के लिए बेच दिया, तो सेक्शन नंबर 71A क्या बोलता है कि सर जो भी आप सेल करोगे फॉर ए कंसीडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो सप्लाई होगा, लेकिन सिर्फ मोटर व्हीकल के लिए याद रखिएगा जो ये मार्जिनल स्कीम होती है ये अलाउ की गई है कि सर अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा ऑन सेलिंग प्राइस माइनस डब्ल्यूडीवी। लेकिन अगर सर मोटर व्हीकल पे मैंने कोई जीएसटी कोई डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया था तो जीएसटी सिर्फ देना पड़ेगा ऑन सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। सर समझ लीजिए मोटर व्हीकल को मैंने अगर फ्री में दे दिया, तो सर क्योंकि मोटर व्हीकल पे आपने आईटीसी नहीं लिया था, फ्री में दे दोगे तो वो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट है, लेकिन क्योंकि आपने मोटर व्हीकल पे आईटीसी नहीं लिया, क्योंकि आपको मोटर व्हीकल पे आईटीसी मिलता ही नहीं है, तो सर वो सप्लाई में भी नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा ओनली इफ इट इज फॉर ए कंसीडरेशन, तो आपको ध्यान रखना है सेलिंग प्राइस माइनस डब्ल्यूडीवी, और अगर आपने डेप्रिसिएशन नहीं लिया है तो सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, जो मार्जिनल अमाउंट आएगा, बेसिकली जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसी पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अदरवाइज अदर थिंग्स का केस में हमेशा जीएसटी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे होता है। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट कि सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन अगर हो रहा है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अगर हो रहा है, तो सर ये रिलेटेड पर्सन कौन होता है? रिलेटेड पर्सन हमेशा याद रखिएगा, मैंने रिलेटेड पर्सन को बोला है एज स्कोप प्लस फैमिली प्लस सोल एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर। तो सर स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप में एस आता है, एस फॉर स्टॉक और शेयर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 25% इन बोथ ऑफ देम। तो सर अगर मैं स्टॉक और शेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 25% दो लोगों में होल्ड करता हूं, तो सर ये दोनों को रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। मैं और वो रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मैं शेयर्स और स्टॉक ग्रेटर देन इक्वल टू 25% होल्ड करता हूं। इन दोनों को रिलेटेड मान लिया जाएगा, क्योंकि मैं दोनों में 25% होल्ड करता हूं, इन दोनों को रिलेटेड मान लिया जाएगा। उसके बाद होता है कंट्रोल, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। सर एक कंट्रोल का मतलब क्या है? होल्डिंग सब्सिडी आप मान लीजिए ए लिमिटेड
लिमिटेड बी को कंट्रोल करती है या बी लिमिटेड ए को कंट्रोल करती है तो ए एंड बी रिलेटेड पर्सन हो गए। ठीक है सर, ए लिमिटेड बी को भी कंट्रोल करती है, वो दोनों रिलेटेड है। ए लिमिटेड सी को भी कंट्रोल करती है तो ए एंड सी भी रिलेटेड है। बिकॉज एक कॉमन कंट्रोल के कारण ये दोनों हैं तो इन दोनों का एक कॉमन कंट्रोल है तो बी एंड सी भी रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है सर, अब बी एंड सी समझ लीजिए डी को कंट्रोल करते हैं तो बी डी को कंट्रोल करता है, सी डी को कंट्रोल करता है तो सर ये दोनों तो रिलेटेड हैं ही, बट बी डी को करता है और सी भी डी को करता है क्योंकि दोनों कॉमनली किसी को कंट्रोल कर रहे हैं, ये दोनों भी रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। उसके बाद ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर्स बिजनेस, मैं आपके बिजनेस में डायरेक्टर हूं, आप मेरे बिजनेस में डायरेक्टर हो तो हम दोनों रिलेटेड पर्सन हो गए। पार्टनर्स इन बिजनेस हमेशा रिलेटेड होते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय भी रिलेटेड पर्सन होते हैं। उसके बाद इधर फैमिली बोला है, फैमिली में आपको स्पाउस एंड चिल्ड्रन लेना है, आपको पीजीबीएस लेना है। सर स्पाउस एंड चिल्ड्रन हमेशा याद रखिएगा, आपकी स्पाउस और आपका चिल्ड्रन जो होते हैं, या सर हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस होती है, वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस होता है, तो सर स्पाउस एंड चिल्ड्रन हमेशा आपके रिलेटेड पर्सन ही होते हैं, चाहे वो डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट। पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर एंड सिस्टर अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो रिलेटेड है, ओनली इफ दे आर डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है तो वो रिलेटेड पर्सन नहीं है। तो सर इधर मैंने आपको बोला स्कोप, S for share, C for control, O for officer और डायरेक्टर, P for partner, E for employee। तो ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ ईच अदर्स बिजनेस, ध्यान रखिएगा। स्कोप प्लस फैमिली प्लस सोल एजेंट। जब मैं सोल एजेंट की बात करता हूं, सोल मतलब एक, अगर मेरा अक्रॉस इंडिया एक एजेंट है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है या एक ट्रेडिंग राइट होल्डर है तो वो भी मेरा रिलेटेड पर्सन है। और लॉ बोलता है अगर आपका रिलेटेड पर्सन के साथ आपका कोई भी आपका रिलेटेड पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन होता है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा। सर सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब अगर मेरा एक ही स्टेट में, डिस्टिंक्ट पर्सन सेक्शन नंबर 25, 4 एंड 5 में बताया गया है, अगर मेरा एक ही स्टेट में दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन है तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन है। एक स्टेट में रजिस्टर्ड, दूसरे स्टेट में भी रजिस्टर्ड तो भी डिस्टिंक्ट पर्सन है। एक स्टेट में रजिस्टर्ड, एक स्टेट में नॉट रजिस्टर्ड तो भी वो डिस्टिंक्ट पर्सन है। और अगर आप डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करते हो या रिलेटेड पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करते हो विदाउट कंसीडरेशन फी तो भी उसे हम सप्लाई में लाएंगे। अब सर यूं तो एम्प्लॉय आपके रिलेटेड पर्सन होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर एम्प्लॉय के साथ ट्रांजैक्शन करोगे, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय ने कुछ गिफ्ट दिया अप टू 50,000 पर एनम पर एम्प्लॉय तो वो सप्लाई में नहीं आएगा। अगर वो सप्लाई में नहीं आएगा अप टू 50,000 वाला अमाउंट तो उस गिफ्ट रिलेटेड आईटीसी भी नहीं मिलेगा। लेकिन सर समझ लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक 60,000 का गिफ्ट दे दिया, पूरे 60 के ऊपर जीएसटी भी आएगा और आपको आईटीसी भी मिल जाएगा। याद रखिएगा ये पॉइंट को। उसके बाद इधर मैंने लिखा है रेफर सर्कुलर ऑन इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंसेस। इसके लिए मैंने नीचे आपको रेफर किया है कि सर इंटरस्टेट मूवमेंट अगर हो रहा है कन्वेंस, क्रेन्स एक्सेट्रा का बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, तो याद रखिएगा कन्वेंसेस जब डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में जाते हैं तो सर ऑन कन्वेंस, ऑन रेक्स, ऑन क्रेन एक्सेट्रा कभी कोई जीएसटी नहीं आएगा। इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन सर अगर समझ लीजिए वो जो ट्रक है उसमें टूल्स वगैरह डाल के हम रिपेयर वर्क के लिए ले गए थे, डिस्टिंक्ट पर्सन का कोई बस वगैरह रिपेयर कर दिया, कोई काम कर दिया डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर जीएसटी आएगा। सर समझ लीजिए टाटा ने क्या किया, अपने फैक्ट्री से एक ट्रक भेज दिया शोरूम को ताकि वो फर्दर सेल किया जाए, तो सर जब मूवमेंट फर्दर सप्लाई के लिए होता है तो उस पे जीएसटी लगेगा। याद रखिएगा जब भी इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंसेस, क्रेन्स वगैरह होता है तो क्रेन वगैरह जो जा रहा है या कन्वेंस वगैरह जो जा रहा है, ट्रक बस वगैरह, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता। लेकिन अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है उस पे जीएसटी आएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो अगर सर्विस डिस्टिंक्ट पर्सन को दिया उस पे जीएसटी आएगा। और अगर फर्दर मूवमेंट के लिए आप भेज रहे हो, फर्दर मूवमेंट नहीं, फर्दर सप्लाई के लिए, सेल के लिए, तो सर फैक्ट्री से जब शोरूम को जाएगा तो वो आपके लिए कन्वेंस नहीं है, वो आपके लिए गुड्स है और स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी लग जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आगे बोल रहे हैं सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। सर ये कौन से एजेंट है? ये वो एजेंट है जो फर्दर सप्लाई का इनवॉइस अपने नाम पे इशू करते हैं। उसके लिए एक सर्कुलर भी है, सर्कुलर के साथ बोल रहा हूं जब मुझे प्रिंसिपल ने गुड्स भेजा और मैंने बेचा अपने नाम पे, मैंने इनवॉइस अपने नाम पे इशू किया, ठीक है सर। उसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने गुड्स अपने नाम पे खरीदा एज एन एजेंट और फर्दर प्रिंसिपल को भेज दिया, तो प्रिंसिपल जो मुझे गुड्स भेजता है और मैं बेचता हूं वो भी सप्लाई है। और मैं गुड्स खरीद के जब प्रिंसिपल को भेजता हूं वो भी सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा। सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट और एजेंट टू द प्रिंसिपल गुड्स
भेजना प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट भेज रहा हो प्रिंसिपल को, वो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा, क्योंकि एन एजेंट हु इज फर्दर इशूइंग द इनवॉइस या बाइंग द गुड्स इन हिज नेम, वो एजेंट 7(1)(c) में कवर होता है। इसी के लिए एक सर्कुलर है जो मैंने नीचे दिया है कि सर जो स्कोप ऑफ प्रिंसिपल एजेंट सप्लाई, कौन सा एजेंट इंक्लूडेड है? जो एजेंट फर्दर सप्लाई करता है अपने नाम पे, मतलब इनवॉइस इज इशूड बाय द एजेंट फॉर फर्दर सप्लाई इन हिज नेम, या एजेंट बाई करता है, गुड्स बाई किया, एजेंट इज प्रोक्योरिंग गुड्स इन हिज नेम, तो वो एजेंट कवर हो जाएगा। और जब वो प्रिंसिपल गुड्स एजेंट को भेजता है या एजेंट गुड्स प्रिंसिपल को भेजता है, ये सप्लाई की डेफिनेशन में सेक्शन नंबर 713 में, सेक्शन नंबर 7(1)(c) में जो पैराग्राफ नंबर 3 है शेड्यूल 1 का, उसमें कवर हो जाएगा। डन सर, यही बात यहां बोला गया है। देन द एजेंट इज एन एजेंट एज पर शेड्यूल 1 पैराग्राफ नंबर 3, और ये जो सप्लाईज हो रही हैं इस पे जीएसटी लगेगा, इवन दो एट द टाइम ऑफ प्रिंसिपल सेंडिंग द एजेंट कोई कंसिडरेशन नहीं था, फिर भी उसको सप्लाई मानते हुए उस पे जीएसटी आएगा। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस की बात हो रही है। इंपोर्टेशन क्या होता है सर? सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इज इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, तो हम उसे इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस बोलते हैं। अगर रिलेटेड पर्सन से किया या आपके खुद के एस्टैब्लिशमेंट, आपके हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया से किया है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अगर आपने इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस किया, वो भी सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा। 4 चीजों का ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है, सेकेंडली रिलेटेड पर्सन ओन एस्टैब्लिशमेंट से किया है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस किया है, विदाउट कंसिडरेशन किया है, तो भी रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में, सॉरी, तो भी सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 7(1) कैपिटल ए। अब सुनिए, अगर आपकी एक्टिविटी सेक्शन नंबर 7(1) में, सेक्शन नंबर 7(1) ए, बी या सी कहीं भी सप्लाई की डेफिनेशन में आ गया है, तो अब आपको देखना है क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। सप्लाई ऑफ गुड्स वर्सेस सप्लाई ऑफ सर्विस देखना है तो उसके लिए शेड्यूल 2 रेफर करना पड़ता है। शेड्यूल 2 में 6 पैराग्राफ है, सुन लीजिए। पहला बोलता है अगर आपने ट्रांसफर किया है टाइटल ऑफ गुड्स, ओनरशिप ऑफ गुड्स अगर ट्रांसफर कर दिया है तो सर वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। अगर मेरा राइट्स था, कोई गुड्स में राइट्स था या अनडिवाइडेड शेयर था, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। अगर मैंने टाइटल इन फ्यूचर ट्रांसफर किया है, हायर परचेज अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो सर हायर परचेज में पोजीशन आपको आज दिया जाता है, फ्यूचर में टाइटल ट्रांसफर किया जाएगा जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट दे दोगे, तो उस केस में जब आपको गुड्स का पोजीशन दिया जाएगा उसी को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ऑफ सप्लाई, जब आपको पोजीशन दिया गया है, ओनरशिप बाद में दिया जाएगा जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट दोगे, तो भी उसे सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ ऑफ शेड्यूल 2 बोलता है अगर कोई लीज हो रहा है, टेनेंसी हो रहा है, ईजमेंट टू ऑक्यूपाई लैंड हो रहा है, लैंड इज ऑलवेज ए सर्विस, और लैंड का लीज, टेनेंसी, ईजमेंट हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। उसके बाद लीज लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। बिल्डिंग इज अ सर्विस एंड लीज लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इज ऑल्सो ए सप्लाई ऑफ सर्विस। उसके बाद एक सर्कुलर आता है पगड़ी सिस्टम के ऊपर। याद रखिएगा पगड़ी सिस्टम क्या होता है सर? आप अपना टेनेंसी राइट दो और टेनेंसी प्रीमियम ले लो, उसे हम क्या बोलते हैं? पगड़ी सिस्टम बोलते हैं। पगड़ी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट अगेंस्ट टेनेंसी प्रीमियम इज ऑलवेज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। याद रखिएगा ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो सर अगर मुझे किसी ने टेनेंसी राइट दिया और मैं उसे टेनेंसी प्रीमियम दे रहा हूं, वो मुझे सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा है। ठीक है सर। अब सर जो टेनेंसी राइट उसने मुझे दिया और मैं टेनेंसी प्रीमियम दे रहा हूं, अगर वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रिलेटेड है तो ध्यान रखिएगा मैं उसे मंथली रेंट दूं या टेनेंसी प्रीमियम दूं, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो एग्जेम्प्ट होता है। तो टेनेंसी राइट देने पे जो पैसा दिया उस पे भी जीएसटी नहीं आएगा, मंथली रेंट दूंगा उस पे भी जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो नॉर्मली जीएसटी आएगा। उसके बाद अगर सर मुझे दिया है, अब मैंने अगर फर्दर बेच दिया या मैंने उसे सरेंडर कर दिया और पैसा ले लिया, तो बेटा सरेंडरिंग बाय द आउटगोइंग टेनेंट अगेंस्ट ए कंसिडरेशन हमेशा जीएसटी लगेगा। क्यों सर? क्योंकि आप थोड़ी ना रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कर रहे हो, आप तो टेनेंसी राइट को फर्दर बेच रहे हो। तो फर्दर बेचना मतलब आप टेनेंसी राइट में बिजनेस कर रहे हो, उस समय जीएसटी आएगा, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है, कोई एग्जम्पशन अप्लाई नहीं करेगा। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यस सर, पॉइंट रिकॉल हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस अप्लाई टू अनदर पर्सन गुड्स। आपके गुड्स के ऊपर मैंने कोई ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस किया तो वो हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। उसके बाद बोला गया है रेफर द सर्कुलर ऑन रीथ्रेडिंग एंड बॉडी बिल्डिंग। सर रीथ्रेडिंग ऑफ टायर्स के केस में याद रखिएगा
जो समझ लीजिए आपके पास कोई आया, टायर आपने निकाल के उसका रीथ्रेडिंग एक्टिविटी करके उसे वापस लगा दिया, तो बेसिकली आपने रीथ्रेडिंग का एक एक्टिविटी किया है जो एक सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। लेकिन आप गए बाजार में री ओल्ड टायर्स खरीद के ले आए, उसको रीथ्रेडिंग करके फिर उन टायर्स को बेचा अगर, तो सर उसके बाद क्या हो रहा है सर, सप्लायर अगर रीथ्रेडेड टायर्स को बेच रहा है तो याद रखिएगा वो हमेशा सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। मतलब मैं बाजार गया, बाजार से अगर टायर्स को खरीद के लाया, टायर्स को खरीद के लाके मैं खुद रीथ्रेडिंग करके रीथ्रेडेड टायर जब बेचता हूं, वो एक सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। उसके बाद सर बस बॉडी बिल्डिंग, बस बॉडी बिल्डिंग दैट इज फैब्रिकेशन। सर अगर आप बस के बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, समझ लीजिए आपको क्लाइंट ने एक चासीस दिया है, उसके ऊपर आप बस का बॉडी बिल्डिंग करके उसे रिटर्न करोगे, तो आप फैब्रिकेशन की एक्टिविटी कर रहे हो, और फैब्रिकेशन की एक्टिविटी हमेशा एक सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। ठीक है सर। लेकिन सर समझ लीजिए मेरा खुद का चासीस है, उसके ऊपर मैंने खुद का बस बॉडी बिल्डिंग किया और बस को बेचा, तो सर आप ही का चासीस था, आप ही ने उसके ऊपर बस बॉडी बिल्डिंग करके जब बेचा, तो वो सिंपल सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, इट्स ए सेल ऑफ बस। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट में याद रखिएगा, अगर मैंने कोई बिजनेस एसेट को परमानेंटली ट्रांसफर या डिस्पोज कर दिया, पहले वो सप्लाई में आना चाहिए, उसके बाद उसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। अगर मैंने कोई एसेट्स को पुट टू प्राइवेट यूज किया है या मेड अवेलेबल फॉर नॉन बिजनेस यूज किया है, तो बेसिकली मैंने टेम्परेली अपने बिजनेस एसेट को ट्रांसफर किया है फॉर अदर यूज, तो उस केस में उसे सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। सर अगर मैंने बिजनेस को क्लोज करते हुए गुड्स होम ले गया, तो सर उसे हम डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। याद रखिएगा इस केस में आप जब ट्रांसफरी को बिजनेस ट्रांसफर कर देता है, यहां पे मैं एक पॉइंट बोल रहा हूं, जनरली अगर आप बिजनेस क्लोज करते हुए अपने सारे एसेट्स को घर ले जाओगे, तो इट इज ऑलवेज ए सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन सर समझ लीजिए मैंने क्या किया, बिजनेस को क्लोज किया, लेकिन मैंने बिजनेस क्लोज नहीं किया, मैंने छोड़ दिया बिजनेस और अपना बिजनेस किसी और को एज गोइंग कंसर्न ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफरी को गवर्नमेंट ने बोला है कि आप जीएसटी कलेक्ट करके दे देना। तो ट्रांसफर जब बिजनेस ट्रांसफर करेगा, अगर ट्रांसफर एक रजिस्टर्ड पर्सन था और वो बिजनेस ट्रांसफर करता है एज गोइंग कंसर्न, तो सर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज गोइंग कंसर्न एग्जम्प्ट है। और ये जो ट्रांसफरी है ना, ये जीएसटी कलेक्ट करके कैसे देगा, इसको बोल दिया गया है कि सेक्शन नंबर 223 में तू रजिस्ट्रेशन ले, जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर। एंड हेंस अगर कोई किसी को बिजनेस ट्रांसफर करता है इज गोइंग कंसर्न, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर करता है, तो सर उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा, इट इज नॉट ए सप्लाई ऑफ गुड्स। या फिर बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, जो एक टैक्सेबल पर्सन है, तो अगर रिप्रेजेंटेटिव कैरी ऑन कर रहा है बिजनेस, उसे बिजनेस दे दिया गया है, वो रजिस्ट्रेशन लेगा, वो जीएसटी पे करेगा, तो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस जब होगा तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 5 आता है ऑफ शेड्यूल 2, जो बोलता है अगर आप रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करते हो, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंटिंग हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ऑलवेज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। उसके बाद अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हो, कंस्ट्रक्शन कब बोला जाएगा सर, एक होता है फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, एक होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, विचएवर इज अर्लियर से पहले अगर मैंने समझ लीजिए एक बिल्डर को 1 रुपया भी दे दिया सर, और उसने मुझे बिल्डिंग बना के बेची है बाद में, तो उस केस में वो कंस्ट्रक्शन है। जहां भी कंसीडरेशन रिसीव बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विचएवर इज अर्लियर, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी कंप्लीशन विचएवर इज अर्लियर से पहले अगर मैंने बिल्डर से कोई फ्लैट खरीदा, उसे 1 रुपया भी दे दिया है और उसने बिल्डिंग बनाने के बाद मुझे बेचा है, तो याद रखिएगा ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, और कंस्ट्रक्शन पे हमेशा कंस्ट्रक्शन हो हमेशा हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। लेकिन सर उसके बाद टेम्परेरी ट्रांसफर और यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह अगर आप किसी को टेम्परेरी यूज करने देते हो, तो वो एक सप्लाई ऑफ सर्विस है। डेवलपमेंट, अपग्रेडेशन एक्सेट्रा ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर का आप डेवलपमेंट, अपग्रेडेशन वगैरह करते हो, वो भी एक सप्लाई ऑफ सर्विस है। अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू आरटीए, रिफ्रेन, टॉलरेट और टू डू एन एक्ट। याद रखिएगा आपको पहले अग्री करना है, अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन, आपने पहले अग्री किया है टू रिफ्रेन, टॉलरेट और टू डू एन एक्ट। तो याद रखिएगा अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन, टॉलरेट और टू डू एन एक्ट, पहले आपने एग्रीमेंट किया और उसके बदले आपको अगर कंसिडरेशन आया है तभी तो वो सेक्शन नंबर 71A में सप्लाई होगा। तो अगर मैंने आपके लिए कोई एक्ट करने के लिए अग्री किया है, आपके कोई एक्ट को टॉलरेट करने के लिए अग्री किया है, या मैंने रिफ्रेन किया है कि सर ऐसा नहीं करूंगा, बेसिकली नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट आपके साथ साइन कर लिया है, तो मैंने एग्रीमेंट किया है, उसके बदले अगर कंसिडरेशन मिल रहा है तो इट विल ऑलवेज बी ए सप्लाई ऑफ सर्विस। अब इसके स्कोप को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर दिया है ऑन लिक्विडेटेड डैमेज, देखिए नीचे,
जीएसटी ऑन लिक्विडेटेड डैमेज कॉम्पेंसेशन एंड पेनल्टी अराइजिंग आउट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर प्रोविजन ऑफ लॉ। याद रखिएगा पहले क्या हो रहा था, कोई भी लिक्विडेटेड डैमेज मिलते थे, कॉम्पेंसेशन पेनल्टी मिलता था, ऑफिसर जीएसटी लगाना चाहते थे। अब इसी का स्कोप क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला अग्रीइंग टू रिफ्रेन और टॉलरेट और टू डू एन एक्ट, मतलब आपने एग्रीमेंट किया है, रिटर्न में अगर कंसिडरेशन आ रहा है तभी उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। और कुछ कुछ एग्जांपल जिनमें प्रॉब्लम आ रहा था, जिनमें बेसिकली जीएसटी डिपार्टमेंट वाले टैक्स चार्ज कर रहे थे, उनका स्कोप का क्लैरिफिकेशन देने के लिए गवर्नमेंट ने यह सर्कुलर दिया। गवर्नमेंट ने बोला लिक्विडेटेड डैमेज। सर ये लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है? मैंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मुझे सप्लाई कर दीजिएगा कुछ गुड्स बाय 31 ऑफ दिसंबर। अगर आप 31 ऑफ दिसंबर तक सप्लाई नहीं करते, मैंने बोला मेरा नुकसान होगा, और वो नुकसान के लिए मैंने एक लिक्विडेटेड डैमेज का एक प्रोविजन डाल दिया कि सर अगर मेरे को अगर आपने 31 दिसंबर तक नहीं दिया तो मुझे नुकसान होने वाला है, उसके लिए मैं 50,000 रुपए लूंगा आपसे। तो सर यहां क्या मैंने आपके साथ अग्री कर लिया कि मैं आपका टॉलरेट करूंगा ये एक्ट ऑफ नॉट सप्लाइंग ऑन टाइम? नहीं सर, मैंने ऐसा कोई अग्रीमेंट तो आपके साथ किया नहीं। एक सेकेंड, हाँ, तो मैंने आपके साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट तो किया नहीं है कि तू मुझे लेट देना और मैं तुझसे 50,000 रुपए लूंगा। देखिए बाबा, इस सिचुएशन में क्या होता है, लिक्विडेटेड डैमेज इसलिए डाले जाते हैं ताकि आप लेट ना करो और मुझे टाइमली सप्लाई कर दो, एंड हेंस लिक्विडेटेड डैमेज दे आर नॉट द डिजायर्ड आउटकम ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? तू मुझे टाइमली सप्लाई कर देना, टाइमली नहीं सप्लाई किया तो 50,000 लूंगा। ये तो इसलिए डाला जाता है ताकि आप डर के मुझे टाइमली सप्लाई कर दो। ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने अग्री कर लिया कि तू टाइमली सप्लाई मत करना और मैं तुझसे 50,000 रुपए लूंगा, ऐसा अग्रीमेंट थोड़ी होता है। तो सर दे आर नॉट द डिजायर्ड आउटकम ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ओनली ए कॉम्पेंसेशन फॉर द इंजुरी सफर्ड ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने टाइमली फुलफिल नहीं किया ऑर्डर को तो सर मैं आपसे 50,000 रुपए लूंगा, और ये इसीलिए डाला जाता है ताकि आप डर के मुझे टाइम पे सप्लाई कर दो। ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने एग्री कर लिया, मैं तो एग्री करना ही नहीं चाहता कि आप टाइम पे सप्लाई नहीं करो, मुझे तो टाइमली सप्लाई चाहिए। कोई भी सप्लायर ये नहीं चाहता है कि वो टाइम पे सप्लाई नहीं करे और मैं उससे लिक्विडेटेड डैमेज दूं, नहीं। They are mere flow of money and do not constitute consideration and are not taxable। ये बस एक कंपेंसेशन आपको मिला है और इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद चेक डिसऑनर चार्ज, चेक डिसऑनर फाइन। मैं सप्लायर हूं, मुझे आपने एक चेक दिया, मैंने आपको क्या किया, एक्सक्यूज मी, मैंने आपको क्या किया, बोला अगर तेरा चेक डिसऑनर हो गया या फाइन अगर समझ लीजिए डिसऑनर कर दिया गया तो मैं 500 रुपया फाइन लूंगा। अब मुझे एक बात बताइए, चेक डिसऑनर का फाइन क्यों डाला जाता है? ताकि आप डर के मुझे एक बेकार सा चेक नहीं दो। आपका चेक, मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं क्या मैंने एग्रीमेंट किया है कि तेरा चेक डिसऑनर हो जाए और 500 रुपया मिले? नहीं, ये लिखा है इन्होंने, सप्लायर नेवर अग्रीज टू डिपॉजिट ए फेक चेक अगेंस्ट ए कंसिडरेशन दैट इज पेनल्टी, इट इज नॉट ए कंसिडरेशन फॉर सर्विस एंड नॉट टैक्सेबल। मैंने कोई ऐसा एग्रीमेंट थोड़ी किया है, मेरा काम थोड़ी ये है कि फेक चेक्स डिपॉजिट करूंगा, डिसऑनर हो जाएगा और पैसे कलेक्ट करूंगा, मेरा काम ये तो नहीं है। मैंने कोई एग्रीमेंट ऐसा नहीं किया है, बस डराने के लिए बोला हुआ था कि फाइन लूंगा, तो मैंने आपसे फाइन ले लिया क्योंकि तेरा चेक डिसऑनर हुआ है। तो इसके लिए मैंने आपके साथ कोई एग्रीमेंट तो किया नहीं था, तो ये सप्लाई में नहीं आएगा। उसके बाद पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। आप जब लॉ का वायलेशन करते हो, क्या आपके साथ गवर्नमेंट ने कोई एग्रीमेंट किया है कि लॉ का वायलेशन करेगा 500 रुपया फाइन लूंगा? नहीं, ऐसा कोई लॉ होता, ऐसा कोई एग्रीमेंट होता नहीं है, इलीगल एग्रीमेंट हो जाएगा ये। लॉज आर नॉट फ्रेम फॉर टॉलरेटिंग देयर वायलेशन एंड देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द वायलेटर दैट सच प्रोविजन इज अलाउड, such violation is allowed against penalty, hence not leviable to GST। उसके बाद आता है forfeiture of salary और payment of bond in the event ऑफ एम्प्लॉय लिविंग बिफोर मिनिमम अग्रीड पीरियड। आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैंने आपको बोला देख एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर रहा है, 6 महीने से पहले अगर छोड़ दिया तो सर, या 1 साल से पहले अगर छोड़ दिया, कभी भी छोड़ दिया तो ये मतलब 6 महीने में छोड़ दिया, 1 साल में छोड़ दिया, बॉन्ड साइन कर, अगर छोड़ दिया तो मुझे 50 लाख रुपए तुझे देना पड़ेगा। अब बताइए, क्या मैं चाहता हूं कि मेरे एम्प्लॉय छोड़ के चले जाए, या मैंने बॉन्ड अमाउंट इसलिए डाला है या फॉरफीचर ऑफ सैलरी का प्रोविजन इसलिए डाला है ताकि आप डर के, बेकार आदमी हो तो ज्वाइन ही नहीं करोगे और आप डर के छोड़ के नहीं जाओगे, इसीलिए तो बॉन्ड अमाउंट डाला जाता है। तो इन्होंने बोला ऐसा कोई अग्रीमेंट थोड़ी कर लिया आपने। Provision of forfeiture is incorporated to discourage non-serious candidate to take up employment. It is not a consideration। अब अगर आप छोड़ के चले गए और मैंने बॉन्ड अमाउंट आपसे लिया, क्या मैंने आपको कोई सर्विस दिया है? नहीं। It is not a consideration for tolerating the act of premature quitting and hence not taxable। उसके बाद लेट पेमेंट और सरचार्ज और फीस के लिए गवर्नमेंट ने सिंपल सा बात एक बोला कि समझ लीजिए आपको कोई टेलीफोन लाइन सप्लाई करता है या आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। अब सुनिए,
उसके साथ जब वो इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट लेता है या टेलीफोन बिल का पेमेंट लेता है, तो टेलीफोन बिल के साथ जो आपसे पेनल्टी वगैरह ले लेता है, लेट फी वगैरह ले लेता है, वो बेसिकली एक नेचुरल बंडल होता है। पूरे वर्ल्ड में सब अलाउ करते हैं, सारे जो इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, लैंडलाइन, गैस लाइन वगैरह के सप्लायर होते हैं, वो ये जानते हैं कि सर सामने वाला लेट पेमेंट करता ही है जनरली, एंड हेंस वो नेचुरली अग्री कर रहा है कि मैं ऐसा एक्टिविटी आपका टॉलरेट करूंगा। और गवर्नमेंट यहां ये बोलना चाह रहा है, दिस ए फैसिलिटी ग्रांटेड बाय सप्लायर नेचुरली बंडल्ड with the principal supply, it should be assessed at the rate of principal supply। तो जो पेनल्टी और फाइन या सरचार्ज आपको मिलेगा वो टैक्सेबल एट द रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई होगा। उसके बाद फिक्स चार्जेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी। समझ लीजिए मेरे घर पे एक इलेक्ट्रिसिटी लाइन आया है और उसके लिए बोला गया 10 यूनिट यूज करोगे तो 100 रुपए तो लगेंगे। सर अगर 10 यूनिट यूज नहीं करूंगा तो भी 100 रुपए लगेंगे। अब मैंने अगर 100 रुपए दिए हैं और मैंने अगर 10 यूनिट समझ लीजिए एक मंथ में यूज नहीं किए, तो क्या ये इसलिए दिए हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मेरा एक्ट टॉलरेट कर रही है ऑफ नॉट यूजिंग द मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी? यस सर, ये सिंपल सा काम है। उन्होंने आपको इलेक्ट्रिसिटी दिया और आपने 100 रुपए दिए हैं। सर द मिनिमम फिक्स चार्जेस आर जस्ट फॉर सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने आपको इलेक्ट्रिसिटी दिया है और आपने उन्हें पेमेंट किया है। ऐसा थोड़ी है आपने मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं किया इसलिए आपसे 100 रुपया लिया जा रहा है, नहीं। ये बोल रहे हैं दे आर नॉट टैक्सेबल एज इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। इलेक्ट्रिसिटी पे भी कोई जीएसटी नहीं है तो उस अमाउंट पे भी कोई जीएसटी नहीं आएगा। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी दिया आपको, आपने पेमेंट किया, मिनिमम यूज नहीं किया तो भी पेमेंट किया, इट इज जस्ट फॉर सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सर उस अमाउंट पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है सर। उसके बाद कैंसिलेशन चार्जेस। होटल वाले आपसे होटल कैंसिलेशन चार्जेस लेते हैं, फ्लाइट वाले आपसे फ्लाइट कैंसिलेशन चार्जेस लेते हैं। इनका बोलना ये यहाँ पे सिंपल है, सर्विसेज ऑफ अलाउइंग कैंसिलेशन अगेन कैंसिलेशन चार्जेस। ये एक नेचुरल बंडल है, जो भी आपको कैंसिलेशन अलाउ करता है वो बेसिकली आपके साथ ये एग्रीमेंट करके उसका मन में यही रहता है कि हाँ सर ये कैंसिलेशन करने वाला ही है। तो सर उस केस में गवर्नमेंट बोल रहा है दिस इज जस्ट ए नेचुरल सप्लाई नेचुरली बंडल्ड विद द प्रिंसिपल सप्लाई एंड हेंस ये हमेशा टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। डन सर, पॉइंट क्लियर है। ये पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इन्हीं पॉइंट से एक छोटा मोटा पॉइंट पूछ लेंगे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सर पैराग्राफ नंबर 5 ऑफ शेड्यूल 2 में जो एफ पॉइंट है वो बोलता है अगर आप किसी को राइट टू यूज गुड्स देते हो, राइट टू यूज गुड्स इज ऑलवेज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। उसके बाद आता है पैराग्राफ नंबर 6 जो बोलता है फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई। ये जो कंपोजिट सप्लाई है ये हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट विच इज ऑलवेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हमेशा इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है एंड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। रेस्टोरेंट और केटरिंग सर्विसेज अगर कोई दे रहा है वो हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। उसके बाद सर अगर कोई चीज 7(1) में फॉल नहीं करती तो वो सप्लाई नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज 7(1) में फॉल करती है सर तो वो सप्लाई है। अब सर गवर्नमेंट अगर चाहे तो उस एक्टिविटी को भी एक्सक्लूड करने के लिए जो 7(1) में फॉल हो भी रही थी, लेकिन गवर्नमेंट उसको एक्सक्लूड करने के लिए सेक्शन नंबर 7(2) में लिख सकता है और उसको एक्सक्लूड कर सकता है। और गवर्नमेंट ने सेक्शन नंबर 7(2)A लिखा है और सेक्शन नंबर 7(2)B लिखा है। सेक्शन नंबर 7(2)A में गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने यहां बोला कि जो एक्टिविटीज शेड्यूल 3 में बोली गई हैं वो एक्टिविटीज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। पहली एक्टिविटीज गवर्नमेंट ने बोला सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। अगर कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है और एम्प्लॉयर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसे कुछ भी पे करता है, समझ लीजिए एम्प्लॉयर उसे सैलरी देता है, परक्विजिट देता है, रेंट फ्री एकोमोडेशन देता है, कुछ भी देता है, अगर वो एम्प्लॉयमेंट लेटर के हिसाब से है तो इट इज ऑलवेज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। यहां एक छोटा सा पॉइंट आया परक्विजिट्स को लेके, ध्यान रखिएगा। परक्विजिट्स को लेके क्या पॉइंट आया बाबा? परक्विजिट्स जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है इट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड दैट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। यहां एक छोटा सा पॉइंट का ध्यान रखिएगा, अगर मैं एम्प्लॉयर हूं अपने एम्प्लॉय को कुछ भी देता हूं इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। गिफ्ट दे रहा हूं, परक्विजिट दे रहा हूं, कुछ भी दे रहा हूं। लेकिन अगर आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर मैंने एम्प्लॉय को कुछ भी दिया, अगर वो अप टू 50,000 पर एनम पर एम्प्लॉय है तो वो सप्लाई नहीं होगा। सेक्शन नंबर 7(1)C शेड्यूल 1 पैराग्राफ नंबर 2 में हमने पढ़ा था एक्सेप्शन है कि अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट दोगे अप टू 50,000 तो वो सप्लाई नहीं होगा। आउटसाइड द एम्प्लॉयमेंट लेटर मैंने कुछ भी गिफ्ट दिया तो वो सप्लाई भी नहीं होगा और सर उस पे आईटीसी भी नहीं मिलेगा। लेकिन अबव 50,000 अगर कोई गिफ्ट दे दिया तो बेटा वो सप्लाई भी होगा और उस पे मुझे आईटीसी भी मिलेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर लॉ। बेसिकली अगर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने कोई सर्विसेज आपको दी है, जस्टिस की सर्विसेज, तो याद रखिएगा कोर्ट और ट्रिब्यूनल के सर्विसेज आर ऑलवेज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। एंड सर
यहां पे एक सर्कुलर है ऑन कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जो मैंने नीचे लिखा है कि CDRC। सर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन क्या होता है? अगर आप समझ लीजिए कंज्यूमर और आपको कोई तकलीफ हो रही है तो आप CDRC के पास जा सकते हो। CDRC क्या करेगा? आपको सर्विस देगा, जस्टिस का सर्विस देगा और उसके बदले आपसे फीस लेगा, और जो सप्लायर्स वगैरह होते हैं उन पे पेनल्टी लगाया जाएगा। तो बेसिकली जो CDRCs की सर्विसेज होती हैं, ये इन्होंने बोला है दे आर नॉट लिटरली ट्रिब्यूनल, बट वो ट्रिब्यूनल के जैसे ही होते हैं। हेंस कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन CDRC, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की जो सर्विसेज है, जिसके लिए उन्होंने फीस लिया है, पेनल्टी एक्सेट्रा चार्ज किया है, और एनी अमाउंट चार्ज बाय देम विल ऑलवेज बी आउट ऑफ GST। इट विल बी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। उसके बाद आता है फंक्शंस परफॉर्म बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल, बोलता हूं मैं इनको, लेकिन सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं, ये फंक्शन परफॉर्म बाय MPs, MLA, MLCs एक्सेट्रा। याद रखिएगा, ड्यूटीज परफॉर्म बाय कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर ड्यूटीज परफॉर्म बाय चेयरपर्सन मेंबर डायरेक्टर, CMD, चेयरपर्सन मेंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए बॉडी विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो CMD की सर्विसेज हैं, या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर की जो सर्विसेज होती हैं, या MP MLA की जो सर्विसेज होती हैं, उन पे कोई GST नहीं आता। याद रखिएगा, दिस CMD शुड नॉट बी एन एम्प्लॉय, क्योंकि अगर ये एम्प्लॉय है ऑफ ए गवर्नमेंट बॉडी तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के कारण इट विल बी आउट ऑफ GST। लेकिन अगर चेयरपर्सन मेंबर और डायरेक्टर अगर बॉडी एस्टैब्लिश्ड में काम कर रहा है, बॉडी विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट की बॉडी में काम कर रहा है और वो वहां एम्प्लॉय नहीं है, तो भी उसकी सर्विसेज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस यहां बन जाएगी। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सर्विसेज बाय मॉर्चुरी, बरियल, फ्यूनरल की वगैरह की जो सर्विसेज होती हैं, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज। याद रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज कैसे भी किया गया हो, ट्रक के थ्रू किया गया हो सर, रोड के थ्रू है, रेल के थ्रू है, प्लेन के थ्रू है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज जो जा चुका है, गवर्नमेंट बोल रहे हैं हम उनसे कोई GST चार्ज नहीं करेंगे। चलिए, उसके बाद आता है सेल ऑफ लैंड। लैंड इज ऑलवेज, रिमेंबर वन थिंग एवरीवन, लैंड जो होता है, लैंड के सेल पे, लैंड इज ए सर्विस, लेकिन लैंड के सेल पे कभी GST नहीं आएगा। इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। उसके बाद यहां पे मैंने लिखा है लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग। एक बिल्डिंग को कंप्लीटेड कब माना जाएगा? याद रखिएगा, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट विच एवर इज अर्लियर के बाद अगर मैंने कंप्लीट पैसा दिया है तो वो जो व्यक्ति मुझे दे रहा है वो सेल ऑफ कंप्लीटेड बिल्डिंग कर रहा है, एंड सेल ऑफ कंप्लीटेड बिल्डिंग इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन सर इसी चीज के साथ लिंक आपको एक ध्यान रखना है एक बात का, अगर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले मैंने 1 रुपया भी दे दिया तो उसने मुझे कंस्ट्रक्शन सर्विस दिया है, एंड एंटायर कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन सर्विस का हो जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है, और वो आउट ऑफ GST नहीं रहेगा। लेकिन सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग अगर कोई कर रहा है तो सर उस पे कोई GST नहीं आएगा, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। अब सेल ऑफ लैंड के साथ एक क्लैरिफिकेशन आया है, सेल ऑफ लैंड आफ्टर लेवलिंग। सुनिए, सेल ऑफ लैंड आफ्टर लेवलिंग, समझ लीजिए एक लैंड है, लैंड में मैंने क्या किया, लेबल कटिंग वगैरह करके, पाइपलाइन वगैरह बिठा के लेवलिंग वगैरह करवा लिया, और उसके बाद लैंड को बेच रहा हूं। आजकल आप देखोगे प्लॉट ऑफ लैंड काट काट के बेचे जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला सेल ऑफ लैंड आफ्टर लेवलिंग, लेवल करा के आपने लाइन डाउन ऑफ ड्रेनेज पाइपलाइन, वो भी एक सेल ऑफ डेवलप लैंड, एंड सेल ऑफ डेवलप लैंड इज ऑल्सो ए सेल ऑफ लैंड, दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन शेड्यूल 3 एंड नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। तो मैं अगर एक लैंड का बिल्डर हूं, मैंने लैंड को कटवा दिया, पोर्शंस में कटवा दिया, और उसके बाद प्लॉट ऑफ लैंड अगर बेचता हूं तो वो भी सेल ऑफ लैंड है, और उस पर मैं GST चार्ज नहीं करूंगा। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, मैंने जो ये लोगों से ड्रेनेज पाइपलाइन ले करने की सर्विसेज, समझ लीजिए बुलडोजर्स वगैरह को बुला के लेवलिंग वगैरह कराया, तो ये जो क्रेन्स वगैरह की सर्विसेज मैंने ली है उस पर तो GST लगेगा। लेकिन ये जो मेरी एक्टिविटी ऑफ सेल ऑफ लैंड है, ये जो मैंने एक्टिविटीज ली हैं, उनसे जो एक्टिविटीज ली हैं उन पे GST लगेगा, लेकिन मेरा जो एक्टिविटी ऑफ सेल ऑफ लैंड है उस पे कोई GST नहीं लगेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम सारे गुड्स होते हैं, लेकिन ऑल एक्शनेबल क्लेम्स आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। उसमें 3 पॉइंट का ध्यान रखिएगा, एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स होते हैं, लेकिन सारे एक्शनेबल क्लेम का सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस नहीं होता, सिर्फ एक्सेप्ट लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। याद रखिएगा, सिर्फ लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग को GST में रखा है, उनके अलावा सारे एक्शनेबल क्लेम को नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस बोल दिया है। उसके बाद सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट गुड्स एंट्रिंग इनटू इंडिया, इसे मर्चेंट ट्रेडिंग भी बोलते हैं। अगर इंडिया के बाहर ही मैंने कुछ गुड्स भिजवा दिए, चाइना से गुड्स लिए और US भिजवा दिए, और मैंने इनवॉइस दिया है, तो इट इज वन गुड्स गोइंग फ्रॉम वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, गुड्स इंडिया एंटर ही नहीं किए, तो उनके लिए
मैं जब इनवॉइस इशू करूंगा तो उस पर मैं कोई जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा, उसे हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट गुड्स एंट्रिंग इनटू इंडिया। उसके बाद आता है हाई सीज सेल। सर ये हाई सीज सेल क्या होता है, सुनिए सर ये हाई सीज सेल क्या होता है, समझ लीजिए इंडिया के बाहर से मैंने कुछ गुड्स मंगाए, वो समुद्र में आ रहे हैं सर, समुद्र में गुड्स आ रहे हैं, वहां से डिस्पैच हो गए, समुद्र में आ रहे हैं या इंडियन पोर्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन मैंने गुड्स को अभी तक क्लियर नहीं कराया, मेरे पास बिल ऑफ लेडिंग आ चुका है। मैंने क्या किया, मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे बोला मुझे 100 चेयर्स चाहिए, मेरी चेयर कस्टम पोर्ट पे पड़ी हुई हैं या अभी तक आ रही हैं समुद्र में, तो मैंने अगर उसे बिल ऑफ लेडिंग दे दिया, मतलब मैंने उसे गुड्स ट्रांसफर कर दिए, तो इसको हम बोलते हैं हाई से सेल। और इस केस में जब मैं उसे बिल ऑफ लेडिंग देते हुए ओनरशिप डॉक्यूमेंट देते हुए गुड्स ट्रांसफर कर दूंगा तो उस पर कोई जीएसटी नहीं आएगा। अंडर द जीएसटी एक्ट इट विल बी नोन एज हाई सी सेल व्हिच इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। तो सर जीएसटी कब आएगा, कस्टम्स एक्ट में आएगा, जब जिस बंदा या बंदी को मैंने गुड्स ट्रांसफर किए हैं वो जब कस्टम पोर्ट पे क्लियर कराने जाएगा, अंडर कस्टम एक्ट कस्टम ड्यूटी भी आएगा और सर जीएसटी भी उससे ले लिया जाएगा। लेकिन जीएसटी एक्ट में वो जो बिल ऑफ लेडिंग देके मैंने जो समुद्र में आ रहे थे गुड्स या कस्टम पोर्ट पे जो गुड्स आ रखे थे उनको ट्रांसफर कर दिया, उसे हम बोलते हैं हाई सी सेल, और वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। उसके बाद आता है बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर। सर ये बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर क्या होता है, सुन लीजिए। मेरे गुड्स आ गए पोर्ट पे, अब मुझे क्लियर नहीं कराना, तो मैंने क्या किया, कस्टम ऑफिसर को एक बिल ऑफ एंट्री देके बॉन्ड देके गुड्स को वेयर हाउस में ट्रांसफर करा दिया, कस्टम वेयर हाउस में। अब मेरे पास एक बंदा आया, उसने मुझे बोला सर मुझे ये गुड्स आप दे दीजिए, तो मैंने जो वेयर हाउस गुड्स थे, कस्टम वेयर हाउस गुड्स थे, वही अपने फ्रेंड को ट्रांसफर कर दिया, उसे बिल ऑफ लेडिंग दे दिया। तो जो मैंने उसको ट्रांसफर किया है उसे हम बोलते हैं सेल ऑफ वेयर हाउस गुड्स और बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर, और उस पर जीएसटी नहीं आएगा। अब ये जो मेरा फ्रेंड है ये जब कस्टम वेयर हाउस से क्लियर करने जाएगा तब इससे अंडर द कस्टम्स एक्ट कस्टम ड्यूटी और जीएसटी भी ले लिया जाएगा, लेकिन अंडर द जीएसटी एक्ट इस ट्रांजैक्शन को नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स बोल के, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस बोल के जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो सर आपने क्या क्या एक्टिविटीज बोली, मैंने आपको बेंच फ्लैग की एक्टिविटीज बोली व्हिच आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, बी फॉर बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर, ई फॉर एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय जो भी सर्विसेज हो रही है, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर जो भी सर्विसेज हो रही है, एन फॉर एंटिटी टू एंटिटी, सी फॉर कोर्ट और ट्रिब्यूनल की सर्विसेज, एच फॉर हाई सी सेल, एफ फॉर फ्यूनरल बरियल की सर्विसेज, एल फॉर लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग की सर्विसेज, ए फॉर एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, सर जी फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो एमपी एमएलए वगैरह की सर्विसेज है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर की सर्विसेज है, सीएमडी चेयरपर्सन मेंबर और डायरेक्टर ऑफ ए गवर्नमेंट बॉडी की सर्विसेज है, उसको भी हमने नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस बोल रखा है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सेक्शन नंबर 7(2)(b) बोलता है एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी वेयर दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटी, और उनकी एक्टिविटी अगर नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल होगा तो वो भी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस बनेंगी। और सर इन एक्टिविटीज में दो एक्टिविटीज नोटिफाइड है, अगर पंचायत कर रही है 243G वाली एक्टिविटीज या म्युनिसिपैलिटी कर रही है 243W, बाबा M का उल्टा होता है W, तो म्युनिसिपैलिटी का हमेशा 243W होगा। तो पंचायत अगर 243G वाली एक्टिविटीज कर रही है, म्युनिसिपैलिटी अगर 243W वाली एक्टिविटीज कर रही है, तो वो भी सेक्शन नंबर 7(2)(b) में नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस बनेंगी। उसके बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस दे रहा है अगेंस्ट लाइसेंस फीस और एप्लीकेशन फीस, तो वो भी हमेशा याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट जब अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस देके एप्लीकेशन फीस, लाइसेंस फीस वगैरह लेती है तो वो एक्टिविटी भी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस एक्टिविटी है। उसके बाद यहां एक सर्कुलर है, रेफर सर्कुलर ऑन ग्रांट ऑफ अदर लाइसेंसेस। ये क्या है, अब गवर्नमेंट अगर अल्कोहलिक लीगल लाइसेंस देती है तो उस पर जीएसटी नहीं आता। लोगों ने पूछा सर कोई भी लाइसेंस अगर गवर्नमेंट देगा तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा क्या, तो गवर्नमेंट ने यहां पे क्लैरिफिकेशन दिया, ग्रांट ऑफ अदर लाइसेंसेस प्रिविलेजेस बाय गवर्नमेंट एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, अगर कोई और भी अदर प्रिविलेजेस, लाइसेंसेस, माइनिंग राइट्स अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ फीस और रॉयल्टी गवर्नमेंट देती है तो हमेशा टैक्सेबल होगा और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा लगेगा और लगेगा। याद रखिएगा, खाली अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस देना अगेंस्ट लाइसेंस फीस पे जीएसटी नहीं है, अदर लाइसेंसेस पे हमेशा जीएसटी लगेगा। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर है। सेक्शन नंबर 7(3) क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 7(3) बस गवर्नमेंट के पास पावर है, अगर गवर्नमेंट चाहे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बोल सकता है ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा एंड ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होगा, और ये एक्टिविटी करना सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, और तब वो एक्टिविटी कभी भी सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होगा अगर गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन ऐसा इशू कर दिया। मुझे एक बात बताइए, मैंने अभी तक आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला सेक्शन नंबर 7 के बारे में। सेक्शन नंबर 7 में हमने सेक्शन नंबर 7(1)(a) पढ़ा, ऑल फॉर्म्स फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस
बिजनेस। ए पढ़ा पर्सन अदर देन इंडिविजुअल मेंबर्स के साथ जब एक्टिविटी करते हैं फॉर ए कंसिडरेशन। बी पढ़ा इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, बिजनेस नॉन बिजनेस दोनों सप्लाई में आएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 7(1)(c) पढ़ा शेड्यूल 1 की एक्टिविटीज। उसके बाद सेक्शन नंबर 7(1)(c) पढ़ा शेड्यूल 1 की 4 एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई होगी। सेक्शन नंबर 7(1)(a) पढ़ा सर अगर आपकी एक्टिविटी सप्लाई में आ रही है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगी या सप्लाई ऑफ सर्विस होगी, उसके लिए हमने सेक्शन नंबर 7(1)(a) पढ़ा। उसके बाद सर इवन दो मेरी एक्टिविटी सप्लाई में है, अगर गवर्नमेंट उसे सेक्शन नंबर 7(2)(a) या बी में लिख देती है तो वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगी। डन है? यस सर, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करेंगे सेक्शन नंबर 8 का रिवीजन। सेक्शन नंबर 8 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 8 बात करता है अबाउट टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। सर कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई पहले होता क्या है? कंपोजिट सप्लाई उस सप्लाई को बोलते हैं जो 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या होता है? 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई जो नेचुरली बंडल्ड होते हैं, सप्लाइड टुगेदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड सर वन इज ए प्रिंसिपल सप्लाई, तो उसे हम कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। अब अगर कोई चीज कंपोजिट सप्लाई है, कंबाइन करके आपने साथ में सप्लाई किया है और वो एक नेचुरल बंडल है, तो गवर्नमेंट ने बोला सेक्शन नंबर 8(a) में अगर आपने कोई कंपोजिट सप्लाई किया है, प्लीज ट्रीट एज सप्लाई ऑफ दैट सप्लाई विच इज द प्रिंसिपल सप्लाई। उसको ऐसा माना जाएगा कि सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई हुआ है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 74 जब आप पढ़ते हो तो मिक्स सप्लाई का डेफिनेशन आता है जो बोलता है 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज थे, उनको आपने जोड़ के साथ में अगर सप्लाई कर दिया तो उसे हम मिक्स सप्लाई बोलते हैं, और वो कंपोजिट सप्लाई नहीं होना चाहिए तो उसे हम मिक्स सप्लाई बोलेंगे। अगर एक मिक्स सप्लाई है तो सेक्शन नंबर 8 बी उसके बारे में बोलता है कि मिक्स सप्लाई का ट्रीटमेंट क्या होगा। मिक्स सप्लाई अगर आप करते हो तो ऑलवेज ट्रीट एज ए सप्लाई ऑफ दैट सप्लाई जो अट्रैक्ट करता है हाईएस्ट रेट। ठीक है सर, उसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे कि सप्लाई उस सप्लाई का हुआ है जो अट्रैक्ट करता है हाईएस्ट रेट। उसके बाद इधर सर्कुलर नंबर 11 एंड 12 है। सर्कुलर नंबर 11 क्या बोलता है? सर अगर समझ लीजिए आपने कोई कार दिया सर्विसिंग के लिए, जहां उन्होंने सप्लाई ऑफ गुड्स पार्ट्स भी आपको लगा के दिए और सर सप्लाई ऑफ सर्विस बेसिकली सर्विसिंग भी किया है कार का, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है और सप्लाई ऑफ गुड्स अलग है। तो सर अगर मैंने कार का सर्विसिंग कराया जहां उन्होंने बोला सर्विसिंग के लिए इतने लगेंगे, अगर कोई पार्ट चेंज हुआ तो इतना पैसा लगेगा, तो दोनों सर अलग अलग सप्लाई है। जो इन्होंने बोला है वहां पे कि अगर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर शोन सेपरेटली तो इट्स सेपरेट सप्लाई, और सर सेपरेट सप्लाई पे सेपरेट रेट ऑफ जीएसटी लगाना है। इट शैल बी लायबल टू जीएसटी एट द रेट एज एप्लीकेबल टू सच गुड्स और सर्विस सेपरेटली। उसके बाद एक प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट आया। सर प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? बेसिकली अगर समझ लीजिए मैंने अपनी बुक प्रिंट कराने के लिए प्रिंटर को अपना आईपीआर दिया, कॉपीराइटेड जो बुक था उसका मैंने जो बुक लिखी थी वो कॉपीराइट अपने प्रिंटर को भेज दिया। बेसिकली कॉपीराइट नहीं भेजा, बेसिकली बुक का कंटेंट भेजा और उसे बोला तू मुझे एक प्रिंट करके दे दे बुक। उसने मुझे प्रिंटिंग की सर्विस दी जो सप्लाई ऑफ सर्विस है, और प्रिंटिंग के साथ उसने पेपर इंक वगैरह भी तो दिया है। तो सर इधर याद रखिएगा प्रिंटिंग इज प्रिंसिपल सप्लाई, पेपर इंक वगैरह एंसिलरी है, एंड हेंस इस पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हुए सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हुए सर्विस का रेट लगाया जाएगा। इन केस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स वेयर कंटेंट इज सप्लाइड बाय द पर्सन हु ओन्स द आईपीआर, मैं आईपीआर ओन करता हूं, मैंने कंटेंट दिया while physical input including paper belongs to the printer, तो सर यहां प्रिंसिपली प्रिंटर में मुझे प्रिंटिंग सर्विस दिया है विच इज ऑलवेज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है सर, एंसिलरी सर्विस पेपर इंक वगैरह है, लेकिन सर प्रिंसिपली उसने मुझे प्रिंटिंग सर्विस दिया है। उसके बाद एक सर्कुलर फर्दर क्लैरिफाई करता है कि समझ लीजिए आपने किसी को प्रिंटेड एनवलप, लेटर कार्ड, टिश्यू सप्लाई करने को बोला और उसे बोल दिया कि सर तू मुझे एनवलप, लेटर कार्ड या समझ लीजिए टिश्यू पेपर दे देना, सप्लाई कर देना, लेकिन उसके साथ मेरा लोगो प्रिंट कर देना उनके ऊपर। तो सर यहां पे प्रिंसिपली वो आपको सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, लोगो प्रिंटिंग एंड एंसिलरी एक्टिविटी है, एंड हेंस यहां प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ गुड्स को मानते हुए इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा। उसके बाद सर टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम के बारे में बात आती है। सर अब ये कॉस्ट पेट्रोलियम क्या होता है सुनिए। जब भी समझ लीजिए यहां पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को अगर कोई समझ लीजिए ऑयल फील्ड यहां मिला समुद्र में, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, समझ लीजिए यहां पे रिलायंस है
ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर है रिलायंस। रिलायंस ने बोला सर आप मुझे लाइसेंस दे दीजिए, आप मुझे लाइसेंस दे दीजिए, मैं यहां समुद्र में जाके ऑयल एक्सप्लोर करूंगा, ऑयल निकालने की कोशिश करूंगा। और समझ लीजिए रिलायंस ने 200 करोड़ रुपीस खर्चा कर दिए ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी में। अब सुनिए, गवर्नमेंट ने ओईपीसी को क्या दिया, लाइसेंस दिया, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस दे देती है गवर्नमेंट और बोलती है तू ऑयल निकाल। अब समझ लीजिए इन्होंने एनुअली 1000 करोड़ रुपीस का उधर से ऑयल प्रोडक्शन किया, तो ओईपीसी को बोला जाता है जब तू ऑयल प्रोडक्शन करे तो अपना जो भी कॉस्ट है उसको रिकवर कर लेना। समझ लीजिए इसने गवर्नमेंट को रॉयल्टी वगैरह भी पे किया है, तो सर ये रॉयल्टी, ये जो खर्चा इसका सारा हुआ है, इसको तू निकाल लेना, मतलब तू खर्चा रख लेना। तो गवर्नमेंट जब एक प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट जब ओईपीसी के साथ करता है, तो गवर्नमेंट उसे बोलता है तेरा जितना भी एनुअल प्रोडक्शन होगा उससे तू अपना खर्चा निकाल लेना। खर्चा निकालने के बाद जो भी बचेगा, समझ लीजिए 800 करोड़ रुपीस बचा, उसे हम इक्वली अपने आप में बांट लेंगे। गवर्नमेंट और ओईपीसी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपने आप में बांट लेते हैं एज पर द प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट 60-40 50-50 जो भी प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट में बोला हुआ है। अब जो ये 200 करोड़ रुपए रिलायंस या जिसको भी ओईपीसी कॉन्ट्रैक्टर जिसको गवर्नमेंट ने ये लाइसेंस दिया है, वो जो ये रिटेन करता है 200 करोड़ टुवर्ड्स हिज एक्सपेंसेस, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम। द अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम विच द पर्सन इज अलाउड टू रिटेन फॉर गोइंग अहेड एंड डूइंग द ओईपीसी एक्टिविटी, जो खर्चा हुआ है, खर्चे के लिए बेसिकली गवर्नमेंट बोलती है 200 करोड़ का पेट्रोल तू रख ले, रिमेनिंग जो पेट्रोलियम प्रोड्यूस हुआ है 800 करोड़ रुपीस का वर्थ है उसका, वो हम एक दूसरे में डिवाइड कर लेंगे। और रिलायंस क्या करेगी, यहां पे समझ लीजिए रिलायंस है, तो रिलायंस क्या करेगी, इसे हम बोलते हैं प्रॉफिट पेट्रोलियम। प्रॉफिट पेट्रोलियम, ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम बच गया आफ्टर गोइंग हेड एंड डिडक्टिंग द कॉस्ट, उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट पेट्रोलियम। और प्रॉफिट पेट्रोलियम से एक शेयर रिलायंस क्या करता है, गवर्नमेंट को देता है, तो पहले रॉयल्टी भी पे करता है, प्लस रिलायंस क्या करेगा, प्रॉफिट पेट्रोलियम भी गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगा, प्रॉफिट पेट्रोलियम भी गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगा। अब इधर क्या हुआ सर, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया, आपने बदले में रॉयल्टी दिया, आपने प्रोडक्शन करने के बाद जो भी प्रॉफिट पेट्रोलियम बचा उसका शेयर भी दिया। अब इधर एक क्वेश्चन आया कि सर गवर्नमेंट ने जो रिलायंस को या जो भी ओईपीसी कॉन्ट्रैक्टर था उसको 200 करोड़ का पेट्रोलियम रिटेन करने के लिए बोल दिया, बोला ठीक है तू रख ले टुवर्ड्स रिकवरी ऑफ योर कॉस्ट, जो भी तेरा खर्चा लगा है उसके लिए तू रख ले। क्या वो रिलायंस ने या जो लाइसेंसी था उसने क्या गवर्नमेंट को कोई सर्विस दिया जिसके बदले गवर्नमेंट ने 200 करोड़ का पेट्रोलियम रखने बोला है? नहीं सर, यहां पे ये ओईपीसी जो कॉन्ट्रैक्टर है, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर, इसने जो एक्टिविटी किया है अपने लिए किया है। 200 करोड़ का पेट्रोलियम इसलिए रखा है क्योंकि इसका कॉस्ट इंकर्ड हुआ था और रिमेनिंग अमाउंट इसने गवर्नमेंट के साथ शेयर किया है, तो ही हैज नॉट प्रोवाइडेड एनी सर्विस टू द गवर्नमेंट। ये एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है जहां गवर्नमेंट इज द लेसर और ये लेसी है, ये लाइसेंसर है, ये लाइसेंसी है जिसको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है विच इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, और इसके बदले इसने क्या किया, गवर्नमेंट को रॉयल्टी दिया है, रॉयल्टी पे भी जीएसटी पेएबल होगा, बट इसने क्या किया, एडिशनली गवर्नमेंट को प्रॉफिट पेट्रोलियम में एक शेयर दिया है जो प्रोडक्शन होने के बाद, टोटल प्रोडक्शन होने के बाद सर एनुअली समझ लीजिए 1000 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ और पेट्रोल, उससे 200 करोड़ का समझ लीजिए हमने अपना खर्चा निकाल दिया, जो रिमेनिंग पेट्रोलियम बचा उसे हम प्रॉफिट पेट्रोलियम बोलते हैं, और उसका शेयर इसने गवर्नमेंट को दिया है क्योंकि गवर्नमेंट ने एक लाइसेंस दिया है, उसके बदले रॉयल्टी भी दिया है, रॉयल्टी पे भी जीएसटी पेएबल है, लेकिन ये जो प्रॉफिट पेट्रोलियम का शेयर है इसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है फ्रॉम जीएसटी। दैट्स इट, ये सर्कुलर है। तो सर सर्कुलर क्या बोलता है, इन प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देता है टू एक्सप्लोर और माइन पेट्रोलियम क्रूड और नेचुरल गैस इन कंसिडरेशन फॉर प्रॉफिट पेट्रोलियम, और सर इन कंसिडरेशन फॉर गवर्नमेंट को रॉयल्टी भी मिलता है प्लस प्रॉफिट पेट्रोलियम भी मिलता है, और प्रॉफिट पेट्रोलियम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। सर ये जो कॉस्ट पेट्रोलियम गवर्नमेंट ने आपको 200 करोड़ का रिटेन करने को बोला है टुवर्ड्स रिकवरी ऑफ योर कॉस्ट, सर ये कॉस्ट पेट्रोलियम क्या गवर्नमेंट के थ्रू कंसिडरेशन मिला है क्योंकि गवर्नमेंट ने आपने गवर्नमेंट को कोई सर्विस दिया है? सर मैंने कोई गवर्नमेंट को सर्विस नहीं दिया है। यहां याद रखिएगा कॉस्ट पेट्रोलियम इज नॉट ए कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट एंड हेंस इट इज नॉट टैक्सेबल। याद रखिएगा कॉस्ट पेट्रोलियम टैक्सेबल नहीं होता, उसके अलावा ये जो रॉयल्टी देता है वो टैक्सेबल होता है, लेकिन सर प्रॉफिट पेट्रोलियम का जो शेयर देता है उस पे जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। ठीक है सर, उसके बाद आगे सर ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स प्रमोशन स्कीम अंडर जीएसटी। सर सेल्स प्रमोशन स्कीम देखिए,
गुड सर्विसेज और बोथ सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट और एज गिफ्ट। याद रखिएगा, अगर मैंने कोई गुड सर्विसेज और बोथ फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई कर दिया है, समझ लीजिए मैंने थर्मोमीटर्स खरीदे और थर्मोमीटर्स मैंने फ्री में दे दिए, इन थर्मोमीटर्स पे मैंने आईटीसी लिया था और थर्मोमीटर्स मैंने एज गिफ्ट या फ्री में दे दिया, मैं एक फार्मा कंपनी हूं और मैंने थर्मोमीटर्स फ्री में दे दिए हैं, तो ध्यान रखिएगा यहां पे ये एक परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट है जिस पे आपने आईटीसी लिया था, आईटीसी लिया था थर्मोमीटर्स पे, फ्री में भी दिया है थर्मोमीटर, तो बेटा ये एक्टिविटी सप्लाई की एक्टिविटी में आ जाएगी सेक्शन नंबर 71C में, बिकॉज इट्स ए सप्लाई, आपको आईटीसी अवेलेबल रहेगा। सर मैंने कपड़ा लाया, कपड़े से मैंने शर्ट बनाया, शर्ट फ्री में दिया, तो सर ये सेक्शन नंबर 71C में सप्लाई तो नहीं है, क्योंकि सर आईटीसी लिया था कपड़े पे, फ्री में दिया है शर्ट, तो सर ये सप्लाई की एक्टिविटी में तो आया नहीं 71C में। अगर ये सप्लाई नहीं होगा तो आपका आईटीसी भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, वही बोला गया है यहां पे। उसके बाद आया बाय वन गेट वन। सो सर अगर समझ लीजिए एक साबुन के साथ, मैं एक मैन्युफैक्चरर ऑफ सोप हूं, मैं इनपुट खरीदता हूं, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स खरीदता हूं और सोप मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, एक सोप के साथ दूसरी सोप फ्री देता हूं, आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट बाय 3 गेट 1। तो सर समझ लीजिए मैंने एक सोप के साथ दूसरा सोप फ्री दिया है, ऑफिसर बोला रमेश एक सोप तो तूने सेल किया है, उसके रिलेटेड आईटीसी तेरे को देंगे, दूसरा सोप तूने जो फ्री में दिया है उसका रिलेटेड हम क्रेडिट नहीं देंगे। गवर्नमेंट ने बोला बेटा ऑफिसर सुन, यहां दो इंडिविजुअल सप्लाईज आर सप्लाइड फॉर ए सिंगल प्राइस, इट इज ए मिक्स सप्लाई। तो यहां ऑफिसर ने बोला कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, सारा इनपुट, गवर्नमेंट ने बोला इनपुट टैक्स क्रेडिट विद रेस्पेक्ट टू इनपुट, इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स, ये मैन्युफैक्चरर को अवेलेबल रहेंगे। ये जो दूसरा सोप है ये एक्चुअली फ्री नहीं है, दिस इज टू बीइंग सप्लाइड एट द प्राइस ऑफ वन, सारा क्रेडिट मैन्युफैक्चरर को अवेलेबल रहेगा। इट इज लाइक सप्लाइंग टू एट द प्राइस ऑफ वन, ITC will be available with respect to input, input service and capital goods to the supplier। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद एक आता है जीएसटी ऑन डिस्प्ले ऑफ नेम और नेम प्लेट्स ऑफ द डोनर बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को 10 लाख रुपए डोनेशन में दिए, उन्होंने क्या किया, बस मेरा एक नेम प्लेट लगा दिया, डोनेटेड बाय रमेश सोनी। ठीक है सर, अब उन्होंने मुझे कोई रिटर्न में सर्विस थोड़ी दी है, उन्होंने एज ए ग्रेटिट्यूड बस मेरा नेम प्लेट लगा दिया। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर है। इधर कोई सर्विस उन्होंने मुझे नहीं दी है, तो 10 लाख रुपए जो मैंने दिए उसके बदले कोई क्विड प्रो क्यो समथिंग इन रिटर्न नहीं था, कोई सर्विस उन्होंने नहीं दी, तो 10 लाख रुपए पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन सर समझ लीजिए मैंने उन्हें 10 लाख रुपए दिए और उनको बोला तू एक काम करना, नेम प्लेट लगाना, रमेश सोनियन को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैंगलोर ने 10 लाख रुपए डोनेट किए हैं। तो सर अब इस सिनारियो में अगर आप देखोगे तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मुझे एडवर्टाइजमेंट सर्विस दे रही है जिसके बदले मैं उन्हें पैसा दे रहा हूं, तो सर क्विड प्रो क्यो है, देयर इज समथिंग इन रिटर्न, दे हैव गिवन मी एन एडवर्टाइजमेंट सर्विस जिसके बदले मैं उन्हें पैसा दे रहा हूं, एंड हेंस ये एक्टिविटी जीएसटी में आ जाएगी। तो यही बोला है जीएसटी ऑन डिस्प्ले ऑफ नेम और नेम प्लेट्स ऑफ द डोनर बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। 3 टेस्ट आपको देखने हैं। अगर मैंने डोनेशन दिया है, डोनेशन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, पेमेंट हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्ट और डोनेशन, मैंने रिटर्न में कुछ नहीं मांगा है सर, पर्पस फिलांथ्रोपिक है, सोशल वेलफेयर के लिए मैंने डोनेशन किया है और कोई एडवर्टाइजमेंट उनसे नहीं मांगा है, तो वो कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं और जो मैं पैसा दूंगा उस पर कोई जीएसटी नहीं आएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद जो लास्ट यहां पे सर्कुलर है वो बोलता है टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइडेड बाय मेंबर्स ऑफ जॉइंट वेंचर टू द जॉइंट वेंचर एंड वाइस वर्सा। एक बात याद रखिएगा, समझ लीजिए यहां पे ए है, ए बी सी एंड डी है। ठीक है सर, ये एक ऑपरेटिंग मेंबर है ज्वाइंट वेंचर का। इन्होंने क्या किया, एक ज्वाइंट वेंचर का बैंक अकाउंट खोला, उसमें इन्होंने सबने 100 करोड़ रुपीस, ए जो ऑपरेटिंग मेंबर है वो सबको फोन लगाएगा, चलो सब लोग 100 करोड़ रुपए डोनेट दो, 100 करोड़ रुपया कैपिटल दो। इन्होंने सबने 100 करोड़ रुपए यहां से डाले, कैपिटल डाला इधर। और सर इस बैंक अकाउंट से क्या हुआ, इन्होंने ज्वाइंट वेंचर में बैंक अकाउंट ऑफ द ज्वाइंट वेंचर को यूज करते हुए एक मशीन खरीद ली। ठीक है सर, मशीन से क्या किया, समझ लीजिए ऑयल एक्सप्लोरेशन का एक्टिविटी किया। ऑयल एक्सप्लोरेशन करने के बाद क्या हुआ सर, ऑयल एक्सप्लोरेशन करने के बाद इनको प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट को क्या किया, सबने अपने आप में बांट लिया, सबके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया गया। यहां सर याद रखिएगा, ये जो ऑपरेटिंग मेंबर है इन्होंने सबको बोला कि आप सब कैपिटल कंट्रीब्यूट कीजिए, ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन है विच इज प्योरली ए ट्रांजैक्शन इन मनी। आप जब अपने पार्टनरशिप फर्म में पैसा डालते हो तो सर क्या पार्टनरशिप फर्म से आपको कोई सर्विस मिला है, क्या इस मेंबर ये पार्टनर ने आपको कोई सर्विस दिया है, नहीं सर, इधर कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं किया गया था, कैश कॉल किया था ऑपरेटिंग मेंबर ने, सबने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज सिंपली ट्रांजैक्शन इन मनी, उस पर कोई जीएसटी नहीं आएगा।
आएगा। कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, मशीन खरीदा, मशीन से एक्टिविटी किया, फायदा कमाया और फायदा अपने आप में बेस बांट लिया। इधर जो ये पैसा दिया गया था, इट इज नॉट ए कंसिडरेशन, इट इज प्योरली कैपिटल कंट्रीब्यूशन और उस पर जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है सर, अब समझ लीजिए, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। तो सर, अगर कैश कॉल आर रिसीव्ड बाय ऑपरेटिंग मेंबर, सर कैश कॉल विच आर रेज्ड बाय द ऑपरेटिंग मेंबर, इट्स जस्ट ए ट्रांजैक्शन इन मनी। अगर है, अगर कैश कॉल जो उसने रेज किया है वो ट्रांजैक्शन इन मनी है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, तो नो सप्लाई नो जीएसटी। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, समझ लीजिए मैं इधर एक ऑपरेटिंग मेंबर हूं, ए एक ऑपरेटिंग मेंबर है ज्वाइंट वेंचर का। ए ने बोला देखो बी, सी और डी, इनको बोला मेरे पास एक मशीन है, मेरे पास एक मशीन है और मशीन से मैं ऑयल एक्सप्लोरेशन करूंगा। ठीक है, तो इनको बोला देख मैं सबके बिहाफ में ऑयल एक्सप्लोरेशन करूंगा, मेरे पास एक मशीन है, सबके बिहाफ में मैं ऑयल एक्सप्लोरेशन करता हूं, आप लोग मुझे पैसे पे करना। इन सब से पैसा मांगा इसने और बेसिकली इन सब के बिहाफ में क्या किया, इसने अपनी खुद की मशीन को यूज करते हुए ऑयल एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटी की, प्रॉफिट कमाया और फिर प्रॉफिट क्या किया, सब एक दूसरे में अपने आप में सब में बांट दिया। लेकिन बेटा मुझे एक बात बताइए, मैंने अपनी मशीन यूज करके सबके बिहाफ में जब ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी किया तो इधर कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, इधर क्या हुआ, मैंने सबको सर्विस प्रोवाइड की है और सबको सर्विस प्रोवाइड करने के बदले सबने मुझे कंसिडरेशन दिया और सर जो भी प्रॉफिट हुआ वो हमने अब एक दूसरे में बांट लिया। इन दिस सिनारियो जब ऑपरेटिंग मेंबर अपना खुद का मशीन यूज करके कोई एक्टिविटी करता है, सबके बिहाफ में कर रहा है, तो ये जो ऑपरेटिंग मेंबर है इसने सबको सर्विस दी है विच इज वेल विद इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, और सर उसके बदले सबने कंसिडरेशन दिया है, तो ये सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा और इसकी जो सर्विसेज है जिसके बदले पैसा मिला है दैट इज वेल विद इन जीएसटी। यही बोला इन्होंने। बट इफ कैश कॉल्स आर रेज्ड एज ए कंसिडरेशन फॉर सर्विस, जो ये मेंबर सबको सर्विस दिया, सबके बिहाफ में ऑयल एक्सप्लोरेशन किया और सबसे पैसा लिया, तो ही हैज प्रोवाइडेड ए सर्विस एंड सर इट्स ए सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वन जॉइंट वेंचर मेंबर्स टू द अदर जॉइंट वेंचर मेंबर, और जिनसे पैसा लिया गया है, तो सर ये कंसिडरेशन भी है, एक्टिविटी कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस भी है, और सर ये एक सप्लाई ऑफ सर्विस होगा जिसपे जीएसटी लगेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। मैंने आपको सप्लाई के चैप्टर में सेक्शन नंबर 7 पढ़ाया, मैंने आपको सेक्शन नंबर 8 पढ़ाया। सेक्शन नंबर 7 में मैंने आपको क्या पढ़ाया, सेक्शन नंबर 7 याद कीजिए, सेक्शन नंबर 7(1) ए बी सी, उसके बाद सेक्शन नंबर 7(1) कैपिटल ए पढ़ाया मैंने आपको, सप्लाई ऑफ गुड्स वर्सेस सप्लाई ऑफ सर्विस। सेक्शन नंबर 7(2) ए नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, बी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। उसके बाद सेक्शन नंबर 7(3) टोटल बकवास सेक्शन, एंड सेक्शन नंबर 8 पढ़ाया मैंने आपको कि कॉम्पोजिट सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई के रेट में टैक्स होगा एंड मिक्स सप्लाई पे हाईएस्ट रेट लगता है, इट विल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ दैट सप्लाई व्हिच अट्रैक्ट्स हाईएस्ट रेट। उसके बाद मैंने जो बाकी सर्कुलर्स थे सारे चैप्टर के, इस पूरे चैप्टर के सर्कुलर्स मैंने यहीं कवर कर दिए। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। कॉन्ग्रेचुलेशन पीपल। ध्यान रखिएगा ये चैप्टर एक ए ग्रेडेड चैप्टर है, ए ग्रेडेड चैप्टर है। इस चैप्टर से कहीं से भी कुछ पूछ सकते हैं, तो आपको ये चैप्टर को कंप्लीटली A+ बोल दूंगा मैं। सर्कुलर से एक छोटा सा पॉइंट तो 100% पूछते हैं। सेक्शन नंबर 7 और 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चैप्टर को कंप्लीटली कवर करके जाइएगा। क्लोज करता हूं अपना रिवीजन ऑन द चैप्टर ऑफ सप्लाई।